Hey folks, let's start with our new topic, that is Real Estate Regulatory Authority. It is also known as RERA. सबसे पहले हम जानते हैं कि रेरा क्या होता है और इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रेरा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसके अदर थिंग्स क्या हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रेरा है क्या और क्यों लाया गया। रेरा इसके लिए आया क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जैसे कोई सोसाइटी है, सोसाइटी को रीडेवलपमेंट में जाना है, सोसाइटी को फिर से डेवलप करना है, सोसाइटी की कंडीशन ख़राब हो गई है, अब उसको रीडेवलपमेंट करना है सोसाइटी को। तो ऐसा होता था, बिल्डर्स आते थे, डेवलपर्स आते थे, डेवलपर्स आने के बाद में उन्होंने प्रोजेक्ट तो ले लिया उन्होंने हाथ में, अब उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं, कारपेट एरिया नहीं कि कितना कारपेट एरिया होना चाहिए, कितना होगा, कितना मिलेगा, या फिर कोई टाइम फ्रेम नहीं कि बिल्डिंग कितने टाइम में मैं आपको बना के दूंगा। पहले क्या होगा कि बिल्डर के पास 10 प्रोजेक्ट हैं, अब 10 प्रोजेक्ट में से वो बिल्डर पहले 5 प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दे रहा है और मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर बाकी 9 प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दे रहा है, मेरे एक प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी अपॉइंट किया, रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया जो सिर्फ रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी मामले होंगे वो सिर्फ ये अथॉरिटी देखेगी। वो अथॉरिटी कौन सी है, वो अथॉरिटी अभी है रेरा। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, ये अथॉरिटी क्या करती है, रियल एस्टेट से रिलेटेड जितने भी कंप्लेंट्स होती हैं, जितनी भी ग्रीवियंसेस होते हैं, उन सब चीज़ों का निवारण कहाँ होता है, रेरा के पास। रेरा क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है फॉर रियल एस्टेट। अभी देखते हैं कि रेरा है क्या, रेरा करता क्या है और रेरा में रजिस्टर कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैंने एक नोट्स बनाया हुआ है, वो नोट्स का मैं PDF में आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रेरा क्या है। रेरा सेट्स गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस फॉर रियल एस्टेट डेवलपर्स ensuring adherence to quality standards, construction norms and timely completion of a projects. It holds developers accountability for any deviation from the agreed upon terms and condition. रेरा क्या करता है, गाइडलाइन बनाता है, रेगुलेशंस बनाता है फॉर रियल एस्टेट डेवलपर्स, ensuring adherence to quality standard, construction norms and timely completion of a project. प्रोजेक्ट जो है, जितना टाइम आपने बोला है एग्रीमेंट में, आपने जितना टाइम बोला होगा उतने टाइम में प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर नहीं कंप्लीट होता है तो जो पार्टी है वो पार्टी डायरेक्ट रेरा के पास कंप्लेंट कर सकती है इस चीज़ को लेके। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इज अ रेगुलेटरी बॉडी established by the government to observe and regulate the real estate sector in a specific region or country. RERA aims to promote transparency. RERA का एम क्या है, एम है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, दोनों की, बायर की भी और डेवलपर की भी। जो घर खरीद रहा है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी और जो घर बेच रहा है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी। सिर्फ किसी एक के बारे में नहीं सोच सकते ना। अगर समझ लो ऐसा हो गया कि आज मैंने डेवलपर के पास गया और मैं गया वहाँ पे, मैंने अपना एक फ्लैट बुक करा दिया, मैंने कुछ टोकन अमाउंट दे दिया, एक्स अमाउंट मैंने एक दे दिया, वहाँ पे एक टोकन अमाउंट दे दिया और मैंने घर बुक करा दिया। फिर मैंने बोला कि जैसे प्लिंथ बना तो इतना पैसा दूंगा, ऐसे एग्रीमेंट तो खैर ऐसे ही होते हैं कि प्लिंथ बना तो इतना पैसा दूंगा, ये इतना स्लैब बना तो इतना पैसा दूंगा, फिर इतना फ्लोर बना तो इतना पैसा दूंगा, फिर ये बना, फिर ये ऐसे डिवाइड होते हैं अमाउंट जो है आपका एग्रीमेंट का वो डिवाइड होता है। तो अब समझ लो कि डेवलपर ने तो अपना काम पूरा कर दिया, वो टाइम पे अपना जो भी उसका काम था उसने वो पूरा कर दिया, लेकिन जो बायर है उसने पैसा नहीं दिया, तो फिर डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर का भी तो प्रोजेक्ट अटक जाएगा, क्योंकि डेवलपर के पास पैसा नहीं होगा तो डेवलपर फिर आगे डेवलप नहीं कर पाएगा। इसके लिए दोनों की अकाउंटेबिलिटी देखी जाती है। दोनों कौन, जो घर खरीद रहा है उसकी भी और जो घर बेच रहा है उसकी भी, दोनों की अकाउंटेबिलिटी होती है। दोनों के ऊपर, दोनों को रेगुलेट कौन करता है, रेरा रेगुलेट करता है। अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो तो आपका एग्रीमेंट टर्मिनेट करने का भी राइट है रेरा के पास। एफिशिएंसी इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ बोथ बायर एंड डेवलपर। मैंने आपको जैसे बताया
कि दोनों का इंटरेस्ट बचाता है, किसका, बायर का भी और डेवलपर का भी। तो रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या करती है, ट्रांसपेरेंसी देती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, एफिशिएंसी इन रियल स्टेट इंडस्ट्री, काम जल्दी होता है, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ बोथ बायर एंड द डेवलपर। सो ये हो गया रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का डेफिनेशन, मीनिंग, एम, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेरा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रेरा बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, अगर रेरा जब बना रहे होंगे या फिर ये अथॉरिटी जब बन रही होगी तो उसका ऑब्जेक्ट क्या रखा होगा कि रेरा करेगा क्या। मतलब एक एम होता है ना, एम होगा उसी, मतलब जो एम होता है, एम को देखने के बाद में सारी चीज़ें आप सोच सकते हो कि हाँ ये इतनी चीज़ें इसका या फिर इतना इसका ज्यूरिसडिक्शन है। तो ज्यूरिसडिक्शन फिक्स करने के लिए आपको एम पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेरा कब करना क्या है, क्यों बनाया जा रहा है। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव देखा जाता है सबसे पहले। सो अभी पढ़ते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेरा। रेरा का ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट वन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर मतलब कौन हो गया, कंज्यूमर, जो बायर है वो कंज्यूमर है, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन। सो रेरा इज अ फोकस्ड ऑन सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द होम बायर बाय ensuring fair practices, providing timely information and resolving dispute between the buyer and the developer। तो कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट करता है, ensuring fair practices। सबसे पहले अगर आपको कोई नॉलेज या फिर जानकारी डेवलपर नहीं दे रहा है तो भी आप रेरा को अप्रोच कर सकते हो कि मुझे ये डेवलपर है, ये डेवलपर ने मुझे ये चीज़ें नहीं दी है, या फिर मैं उनको कितनी बार मांगा या फिर मैंने उनको अप्रोच किया लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो आप रेरा के पास ये भी कंप्लेंट लेके जा सकते हो कि डेवलपर ने मुझे मेरे सामने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है। सेकेंड वन है प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन, जो मैंने आपको बताया, एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन द बायर एंड डेवलपर। जो भी प्रॉब्लम होगा डेवलपर और बायर के बीच में, इन सारे डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन कहाँ है, रेरा के पास। रेरा जो है वो आपको रिजॉल्व करके देगी वो सारी चीज़ें। ये जो अथॉरिटी है वो उनके पास कमिटी बैठती है, कमिटी आपको रिजॉल्व करके देगी आपके डिस्प्यूट का। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सेकेंड है प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। अब प्रमोट ट्रांसपेरेंसी क्या ही होगा, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी मतलब ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब ट्रांसपेरेंसी मतलब किसके बीच में, डेवलपर और बायर के बीच में। जो होम बायर है और डेवलपर, ये दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बायर को ये पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँचा है, कौन से लेवल तक का डेवलपमेंट हो चुका है और कितना बाकी है। तो इन सारी चीज़ों का ट्रांसपेरेंसी करने की का भी ऑब्जेक्टिव किसका है, रेरा का है। फर्स्ट क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कंज्यूमर है या फिर जो बायर है उनका प्रोटेक्शन। सेकेंड हो गया प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी लाता है। थर्ड पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, जो हमने ऊपर पढ़ा था एम में, अकाउंटेबिलिटी। दोनों की अकाउंटेबिलिटी होती है, वाइस वर्सा होता है, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है सुनने के लिए और बोलने के लिए और अपना कंप्लेंट दाखिल करने के लिए। सो रेरा सेट्स गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस फॉर द रियल स्टेट डेवलपर्स, ensuring adherence to quality standard construction norms and timely completion of a project. It holds developers accountability for any deviation from the agreed upon the terms and condition। अगर जो terms and condition agreement में mention किए गए हैं वो सारी चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही है डेवलपर के साइड से, या फिर अगर जो एग्रीमेंट में मेंशन किए गए हैं क्लॉजेस या फिर टर्म्स एंड कंडीशन वो बायर अगर नहीं फुलफिल कर रहा है तो दोनों भी अप्रोच कर सकते हैं रेरा के पास में अपने कंप्लेंट के थ्रू। फर्स्ट पॉइंट हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सेकंड पॉइंट है प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, थर्ड पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। दोनों के ऊपर अकाउंटेबिलिटी होती है कि दोनों एक दूसरे का साथ दें और जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। फोर्थ पॉइंट है इंस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी। इट इंस्टैब्लिश्ड अ decades regulatory authority that acts as an independent body to observe that the real estate market, ensure regulations and resolve dispute effectively and efficiently। so ये क्या करता है, जो disputes हैं किसके बीच में, डेवलपर और बायर के बीच में, इन disputes को रिजॉल्व जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि जो बिल्डिंग का काम है वो जल्दी से जल्दी हो। अगर ऐसा कुछ हो गया कि 10 लोग हैं, एक बिल्डिंग बन रही है जिसमें 10 फ्लैट हैं, अब 10 के 10 लोगों ने कंप्लेन कर दिया
अब वो कंप्लेन कर दिया रेरा में तो उसकी वजह से वो प्रोजेक्ट रुक जाएगा। तो इसीलिए रेरा क्या करता है, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है वो डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन देता है, चाहे वो बायर हो चाहे वो डेवलपर हो। सो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे रेरा के। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये 4 ऑब्जेक्टिव थे रेरा के। अभी पढ़ते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रेरा, कि रेरा के फंक्शंस क्या हैं। सो फर्स्ट वन है रेगुलेट एंड रजिस्टर। इसका काम क्या है, रेरा का काम क्या है? तो पहला काम है रेगुलेट एंड रजिस्टर। रेगुलेट क्या करेगा, जो रियल एस्टेट की चीज़ें उन सारी चीज़ों को रेगुलेट करेगा और रजिस्टर करेगा। हर एक प्रोजेक्ट रजिस्टर होता है रेरा के अंडर। रेरा के अंडर रजिस्टर कराना कंपलसरी है। सो द अथॉरिटी हैज़ द ज्यूरिसडिक्शन टू लिस्ट एंड कंट्रोल रियल एस्टेट ब्रोकर्स एज वेल एज वेरियस रियल एस्टेट डेवलपमेंट। तो जितने भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट होते हैं वो सारे के सारे रेरा में रजिस्टर्ड होते हैं। रेरा का उनके पास पूरा ट्रैक होता है कि कितने टाइम में क्या होना चाहिए और कितने टाइम में क्या हुआ है या नहीं हुआ है। इन सारी चीज़ों की जानकारी रेरा के पास होती है। तो फर्स्ट क्या था फंक्शन, रेगुलेट एंड रजिस्टर। सेकेंड वन, कीपिंग एंड डिमिनेटिंग रिकॉर्ड्स। अब इसका मतलब क्या हो गया कि भैया इट मस्ट इशू एंड कीप्स प्रोजेक्ट्स रिकॉर्ड्स अवेलेबल फॉर पब्लिक रिव्यू। तो जितने, मैं आपको क्या बोला, उसके पास रजिस्टर रहते हैं, सारे प्रोजेक्ट्स रजिस्टर है, रेरा के पास सारे प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हैं। अब रजिस्टर हैं तो आप कभी भी उन रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हो ना। तो वो जो रिकॉर्ड्स होते हैं डेवलपमेंट के, वो सारे रिकॉर्ड्स रेरा के पास रखे होते हैं, उनके पास स्टोर होते हैं वो सारे चीज़। तो रेरा का ये काम, एक और काम है कि सारे प्रोजेक्ट्स की जानकारी अपने पास रखना। थर्ड वन है डिस्क्लोजर एंड एडवर्टीजमेंट्स। So RERA regulate the advertisement and promotional materials used by the developers and agents to ensure that they provide accurate and truthful information to buyer, preventing misleading claims. कभी कभी क्या होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं ना, वो एडवर्टीजमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ दिखा देते हैं कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है, यहाँ पे क्लब हाउस है, यहाँ पे ये है, गार्डन एरिया है, वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रेरा रखता है कि भैया तुम ऐसी कोई चीज़ मत बताओ जो तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम ऐसा कुछ एडवर्टीजमेंट मत करो जिससे कि जो बायर्स है वो मिसलीड हो जाए। पता चला उनको तुम 10 BHK दिखा रहे हो, बहुत बड़ा घर दिखा रहे हो और जाके बाद में फिर छोटा सा घर दे रहे हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसकी भी जिम्मेदारी रेरा के पास ही होती है। रेरा इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है और देखता है कि भैया जो डेवलपर है वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी तो नहीं बता रहे। ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ भी बता रहे हो, कुछ भी बता रहा है दिखाने के लिए, बस मुझे बेचना है तो बेचने के लिए मैं कुछ भी बताता हूँ कि जिससे मेरा सारा प्रोजेक्ट में जितने भी फ्लैट्स हैं सारे के सारे बिक जाएं। लेकिन उससे क्या होगा, जो बायर हैं उनके साथ धोखा हो जाएगा। तो इस चीज़ों का भी ध्यान रेरा रखता है कि भैया ऐसा कुछ एडवर्टीजमेंट मत करो जो तुम्हारे पास है ही नहीं। जो एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हो उसमें भी तुम्हारे सच्चाई होनी चाहिए, थोड़ी बहुत मतलब सच्चाई ही होनी चाहिए। सो फर्स्ट वन था रेगुलेट एंड रजिस्टर, सेकेंड था कीपिंग रिकॉर्ड्स, थर्ड था डिस्क्लोजर एंड एडवर्टीजमेंट, फोर्थ है कंज्यूमर ग्रीवियंस रिड्रेसल। अभी जो होम बायर्स हैं वो तो कंज्यूमर हो गए, किसके लिए, डेवलपर के लिए। तो ये जो कंज्यूमर है इसका अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये किसके पास जाएगा, कौन सी अथॉरिटी के पास जाएगा? तो वो है अथॉरिटी जिसके पास कंज्यूमर जाएगा, वो है रेरा। तो कंज्यूमर के जितने भी ग्रीवियंस होंगे, जितनी भी तकलीफ होगी, वो सारी तकलीफ कंप्लेंट लेके वो रेरा के पास जा सकता है। ये चौथा फंक्शन है रेरा का। फिफ्थ है स्टोर प्रमोटर्स डाटाबेस। जो भी प्रमोटर्स होते हैं और डेवलपर्स होते हैं, इन सबका डाटा रखने का काम भी रेरा का है। इन सबका डाटा स्टोर होता है रेरा के पास में। सिक्स्थ है ऑब्लिगेशन कंप्लाइंसेस। अगर कोई ऑब्लिगेशन है या फिर कोई जैसे कि डेवलपर को कोई चीज़ करनी थी तो वो कैसे होगा। सो डेवलपर की कोई भी ऑब्लिगेशंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो उसको कंप्लाई करना होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट ऑल रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड ऑन बिल्डर, प्रॉपर्टी अलॉटीज एंड स्टेट एजेंट्स आर मेट। मतलब जो भी ऑब्लिगेशंस है, जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर जितने भी
तरीके के, जैसे डेवलपर ने कुछ बोला है कि भैया तुमको ये चीज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि इतने इतने स्टेज पे आपको पैसा देना पड़ेगा, तो ये एक ऑब्लिगेशन हो गया किसके ऊपर, बायर के ऊपर। अब इसने बोल दिया, अब इसमें डेवलपर का ऑब्लिगेशन क्या होगा कि भैया मुझे इतने टाइम में मुझे इतनी चीज़ें बनानी है, तभी उसका ऑब्लिगेशन पूरा होगा। मतलब ये बिल्डर है और ये होम बायर है। सो अब जो बायर है उसका ऑब्लिगेशन क्या है कि जैसे जैसे बिल्डिंग बनती जाएगी वैसे वैसे उसको पैसा देना है, और इसको पैसा पाने के लिए, डेवलपर को पैसा मिलने के लिए उसको वैसे वैसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा डेवलपर के पास पूरा पैसा आएगा नहीं। तो ये ऑब्लिगेशन ही हुआ, और इसके पास ऑब्लिगेशन है कि पैसा देना है। तो ये दोनों के बीच में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो भी आप रेरा को अप्रोच कर सकते हो कंप्लेंट के थ्रू। उसके बाद है ऑर्डर कंप्लायंसेस। इट मस्ट इंश्योर दैट ऑल इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड। सो रेरा के रूल्स और रेगुलेशंस जो कुछ भी हैं वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कीप ट्रैक ऑफ ऑल रियल एस्टेट एजेंट्स। जितने भी रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनका ट्रैक भी रेरा ही रखता है। द रेरा अथॉरिटी मस्ट कीप ट्रैक ऑफ ऑल रियल एस्टेट एजेंट्स, क्योंकि ये सारे रजिस्टर्ड होते हैं रेरा के अंदर, इनका रजिस्ट्रेशन हुआ होता है और इनके सारे रिकॉर्ड्स रेरा के पास ऑलरेडी होते हैं। सो इट ऑल्सो कीप्स डिटेल्स एंड फोटोज़ ऑफ एजेंट्स हुज लाइसेंस हैव बीन रिवोक्ड और सस्पेंडेड। किसके लाइसेंस है अभी भी, किसके सस्पेंड हो गए, किसके रिवोक हो गए, सारा डिटेल रेरा के पास होता है। अब हम लोग देखते हैं कि हाउ टू रजिस्टर प्रोजेक्ट अंडर रेरा। सो 6 स्टेप हैं, टोटल 6 स्टेप हैं। इस 6 स्टेप में आपको बताता हूँ कि रेरा के अंदर अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर कैसे कराएं अगर आप डेवलपर हैं तो। फर्स्ट स्टेप है एंश्योर दैट योर प्रोजेक्ट मीट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट्स बाय रेरा। रेरा ने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखे हैं, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप, फर्स्ट स्टेप है कि आपको फिट होना पड़ेगा उस क्राइटेरिया में। सच एज, अब वो क्राइटेरिया क्या है, सच एज मिनिमम लैंड, जो आपका मिनिमम है कम से कम 500 स्क्वायर फीट के ऊपर होना चाहिए, ऐसा कुछ है। सो फर्स्ट है मिनिमम लैंड। फाइनेंशियल, जो आपका फाइनेंस है कि कितना पैसा आपके पास है, कितना होना चाहिए इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, वो आपके पास है कि नहीं है। सो फाइनेंस एंड नेसेसरी अप्रूवल्स फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ से आपको कुछ परमिशंस भी लेने पड़ते हैं, जैसे बीएमसी हो गया, फायर हो गया, वगैरह वगैरह जितने भी हैं, इन सब के पास से आपको कुछ परमिशंस भी लेने पड़ते हैं। सारे परमिशंस है कि नहीं। सो क्या चीज़ें देखता है, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपके पास लैंड होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए, नेसेसरी अप्रूवल्स होने चाहिए फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज़। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये चीज़ें होंगी तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा। अब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद में सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है कलेक्ट एंड प्रिपेयर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। रेरा के साइट पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का एक लिस्ट है, वो लिस्ट आप ले सकते हो। दीज में इंक्लूड्स, उसमें इंक्लूडेड है डिटेल्स, प्रोजेक्ट डिटेल्स, लैंड डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ ऑफ ओनरशिप, बिल्डिंग प्लान एंड फाइनेंशियल डिटेल। तो वही सारी चीज़ें हैं प्रोजेक्ट का। भैया अगर आप रजिस्टर करने जा रहे हो तो आपके पास लैंड होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए, नेसेसरी अप्रूवल्स होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में ये बोल रहा है कि भैया जो प्रोजेक्ट है उसका डिटेल दो कि जो आप कौन सा प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हो, लैंड के डॉक्यूमेंट्स दो, उसका ओनर कौन है, प्रॉपर ओनरशिप का जो टाइटल इंटरेस्ट और राइट्स किसके पास है वो ला के दो, और बिल्डिंग प्लान ला के दो कि आप क्या बिल्डिंग बनाने वाले हो, कैसे बिल्डिंग बनाने वाले हो, और फाइनेंस आपको कहाँ से आने वाला है या फिर आपके पास फाइनेंस कितना है, वो सारी चीज़ें आपको ला के देनी पड़ेगी। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप ये है कि विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स रेरा अथॉरिटी एंड क्रिएट एन अकाउंट इफ रिक्वायर्ड। फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म विथ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड अटैच द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अगर आप रजिस्टर करने जाओगे तो सबसे पहले आपको एक आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। आईडी बनाओगे आप, आईडी के साथ आपका एक पासवर्ड भी रहेगा, तो आप उसमें लॉगिन करोगे, उसमें फॉर्म आता है, आप वो फॉर्म भरोगे। साथ में जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उसमें बोला, जैसे मैंने आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बताया, वो सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है, आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी भरना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप है कि आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी भरना पड़ेगा। जो भी आपका स्ट्रक्चर या फिर प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से आपको एक फ़ी आएगा, वो फ़ी आपको पे करना पड़ेगा रेरा में रजिस्टर करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट ऑनलाइन। द रेरा अथॉरिटी विल रिव्यू द एप्लीकेशन एंड मेक
may seek additional information or clarification if required. The verification process may involve a physical inspection of a project site. रेरा क्या करेगा, उसको रिव्यू करेगा और अगर उनको कुछ ज़रूरत होगी कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स की तो वो भी आपसे मांग सकते हैं. समटाइम्स रेरा के जो ऑफिशियल्स है वो आपके प्रोजेक्ट पे, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बनने वाला है वहाँ पे विजिट भी करेंगे और उसके बाद में आपको अप्रूवल देंगे. तो 6 पॉइंट क्या है, वंस द एप्लीकेशन इज रिव्यूड एंड अप्रूव्ड द रेरा अथॉरिटी विल इशू अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. आपका एक बार रजिस्टर हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होगा विथ अ यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर योर प्रोजेक्ट. आपके प्रोजेक्ट के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन या फिर यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको. दिस सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी फॉर एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग यूनिट इन द प्रोजेक्ट. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. अगर आपका प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं होगा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और ये चीज़ तो कंपलसरी है. अगर आप नहीं करोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे, आप प्रोजेक्ट ही नहीं चला पाओगे. तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप रेरा में आप सबसे पहले रजिस्टर करो, उसके बाद में बिल्डिंग बनाओ और उसके बाद में एडवर्टाइजिंग करो और फिर बेचो. नेक्स्ट पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर रेरा. अभी आपको डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का मैं बता रहा था, तो मैं अभी बता देता हूँ कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे रेरा में रजिस्टर करने के लिए. 4-5 चीज़ें ही हैं जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगती हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है. प्रोजेक्ट डिटेल. अब प्रोजेक्ट डिटेल में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेवलपर. सबसे पहले डेवलपर की इन्फॉर्मेशन. प्रोजेक्ट नेम, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या होने वाला है. लोकेशन, कहाँ पे लोकेटेड है. टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, कौन से टाइप का प्रोजेक्ट है, मतलब रेसिडेंशियल है, कॉमर्शियल है. सो ये प्रपोज टाइमलाइन फॉर द कंप्लीशन. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका प्रोजेक्ट जो आप बनाने जा रहे हो वो कितने टाइम में आप ख़त्म करने वाले हो. ये जो आप प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हो, मतलब 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, कितने टाइम में कंप्लीट करने वाले हो, ये डिटेल देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. भैया ये प्रोजेक्ट मैं 6 महीने में ख़त्म कर दूंगा, या फिर भैया ये प्रोजेक्ट मैं 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, 1.5 साल में, 2 साल में, मैं इतने, एक टाइम फ्रेम आपको देना पड़ेगा कि भैया मैं इतने टाइम में ये प्रोजेक्ट ख़त्म कर दूंगा. सो प्रोजेक्ट डिटेल हो गया. सेकेंड पॉइंट है लैंड डॉक्यूमेंट. लैंड डॉक्यूमेंट में क्या होगा, प्रूफ ऑफ ओनरशिप, कि ओनर कौन है उस प्रॉपर्टी का. परमिशंस टू डेवलप द लैंड. आपको MCGM से परमिशन भी लेने पड़ते हैं. जो BMC होती है या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं उनके पास से आपको परमिशंस भी लेने पड़ते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने जा रहा हूँ तो मुझे परमिशन दो डेवलप करने के लिए. सो ये आपको चाहिए लैंड डॉक्यूमेंट. फर्स्ट क्या हो गया, प्रोजेक्ट डिटेल. सेकंड हो गया लैंड डॉक्यूमेंट. थर्ड है बिल्डिंग प्लान. अब आपको परमिशंस मिल गई है, आपने डॉक्यूमेंट दे दिए, आपके पास सारी चीज़ें हो गई. अब बिल्डिंग का आपको प्लान तो बनाना पड़ेगा कि मैं इस प्रॉपर्टी पे या फिर इस प्लॉट पे ऐसे ऐसे बिल्डिंग बनाने वाला हूँ, या फिर इतने फ्लोर का बनाने वाला हूँ, या फिर ये करने वाला हूँ. फ्लोर तो आपको खैर FSI के ऊपर पता चलेगा, बट मैं ऐसे ऐसे बिल्डिंग बनाने वाला हूँ और ये मेरा सोच है, या फिर ये मेरा सोचना है, या फिर मैं ऐसे करने वाला हूँ. तो वो चीज़ आपको बतानी पड़ेगी बिल्डिंग प्लान में. उसके बाद है अप्रूवल्स. कॉपीज ऑफ द अप्रूवल्स एंड क्लियरेंसेस फ्रॉम द रिलेवेंट अथॉरिटीज़. जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, लोकल अथॉरिटीज़ होती है, उन सारे अथॉरिटीज़ के पास से आपको परमिशंस लेके आने पड़ते हैं, NOCs लेके आने पड़ते हैं. तो वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, सच एज एनवायरमेंटल क्लियरेंस, फायर सेफ्टी क्लियरेंस एंड लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. जो चीज़ें मैं आपको बताया, लोकल अथॉरिटी, यही सारी चीज़ें होती हैं. तो इन सब की क्लियरेंस आपके पास होना ज़रूरी है. 4 चीज़ें. डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे रजिस्टर करने के लिए. प्रोजेक्ट डिटेल. प्रोजेक्ट डिटेल में क्या हो गया, डेवलपर का नाम, इन्फॉर्मेशन पूरा डेवलपर का होगा. प्रोजेक्ट नेम, लोकेशन, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, रेसिडेंशियल है, कॉमर्शियल है. प्रपोज टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन. ये फर्स्ट हो गया प्रोजेक्ट डिटेल. सेकेंड वन इज प्रूफ ऑफ ओनरशिप और परमिशंस टू डेवलप द लैंड. थर्ड इज बिल्डिंग प्लान, डिटेल आर्किटेक्चुरल एंड स्ट्रक्चरल प्लान ऑफ द प्रोजेक्ट. Fourth is approvals from the environmental clearance, fire safety clearance and local municipal corporation. Next is financial details, project cost, कि भैया प्रोजेक्ट का कितना, एक एस्टिमेट कितना प्लान है, कितना आपने इसको सोचा है कि इसमें इतना पैसा लगने वाला है. सो प्रोजेक्ट कॉस्ट. फंडिंग अरेंजमेंट्स, कहाँ से आप फंड अरेंज करने वाले हो, या फिर आपका क्या प्लान है फंड को लेके, फाइनेंस को लेके. एंड अकाउंट डिटेल फॉर मेंटेनिंग प्रोजेक्ट फंड. भैया आपका अकाउंट डिटेल भी पूरा चाहिए रहेगा. क्या चाहिए, प्रोजेक्ट कॉस्ट, एस्टिमेटेड फंडिंग अरेंजमेंट्स, अकाउंट डिटेल, ये सारी चीज़ें आपके पास. फाइनेंस कहाँ से, बेसिकली आपके पास फाइनेंस कहाँ से आने वाला है,
इसकी डिटेल आपको देनी है। नेक्स्ट है प्रमोटर डिटेल ऑफ द डेवलपर प्रमोटर इंक्लूडिंग देयर बैकग्राउंड एक्सपीरियंस एंड ट्रैक रिकॉर्ड। तो ये सारी चीज़ों को आप जब दोगे रेरा में तभी आपका प्रोजेक्ट रजिस्टर होगा। अब इतना डॉक्यूमेंट अगर आप दे रहे हो तो मतलब उनके पास सीधी सी बात है कि आपके प्रोजेक्ट को लेके या फिर आपके प्रोजेक्ट से लेके उनके पास सारी डिटेल होंगी, शुरू से लेके एंड तक उनके पास सारी डिटेल्स होती है। रेरा अथॉरिटी आपको ऐसे रेगुलेट करती है। तो जब आपने उनको सारी डिटेल्स दे के रखी है तो सीधी सी बात है कि उनको सारी चीज़ें पता होंगी कि भैया ये टाइम पे इनका ये चीज़ हो जाना चाहिए था या फिर ये टाइम पे ये चीज़ हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो परमिशंस भी तो वही अलॉट करते हैं कि भैया ये टाइम फ्रेम आपने दिया था, ये टाइम फ्रेम ने आपने कंप्लीट करके नहीं दिया हुआ है। सो रजिस्ट्रेशन हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। बेनिफिट्स सीधी सी जो वही पहले थे, प्रोटेक्शन ऑफ होम बायर को प्रोटेक्ट करता है कि अगर आपको कोई ग्रीवियंस हो रहा है तो आप अथॉरिटी को कंप्लेन कर सकते हो, अथॉरिटी के पास जा सकते हो। इम्प्रूव्ड अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है, किसके ऊपर? दोनों के ऊपर, बायर के ऊपर भी और सेलर के ऊपर, डेवलपर के ऊपर भी, कि भैया इट होल्ड्स डेवलपर्स एंड एजेंट्स अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर एक्शंस, रिड्यूसिंग fraudulent practices and ensuring compliances with the regulations and quality standard। जो बिल्डिंग की क्वालिटी है वो भी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि इनको क्वालिटी का भी सब चीज़ें देनी पड़ती है कि भैया ये क्वालिटी का मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ और इतना क्वालिटी होगा इस बिल्डिंग का और इतने टाइम ये बिल्डिंग चलेगी। आप फ्रॉड नहीं कर सकते, ये अथॉरिटी है तो आप फ्रॉड नहीं कर सकते हो। इम्प्रूव मार्केट क्रेडिबिलिटी। The presence of regulatory authority like RERA improves the credibility for the real estate market, attracting more buyer and investor and for growth in the sector। So क्या करता है ये? इंटरेस्ट बढ़ाता है। और अगर आपको पता है कि मैं सेफ़ हूँ, अगर मैं कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं सेफ़ हूँ, तो आपको पैसा डालने में भी एक बार टेंशन नहीं होता है कि भैया मैं चलो पैसा डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो एटलीस्ट कोई अथॉरिटी तो है जो इसको रेगुलेट कर रही है। अगर मुझे ये बंदे ने मेरा पैसा लेके चला गया या फिर भाग गया तो मैं किसी को कंप्लेन तो कर सकता हूँ। तो अगर या फिर मेरा डेवलपर ने मेरा पैसा ले लिया और पैसा मुझे दे नहीं रहे हैं तो मैं क्या करूँगा? मैं एटलीस्ट अथॉरिटी के पास जा तो सकता हूँ, उस डेवलपर के पास के लिए कंप्लेन कर दूंगा कि भैया इस डेवलपर ने मेरा पैसा लिया था और ये डेवलपर ने मुझे ना घर दिया ना मुझे मेरा पैसा दिया। तो आपको आपका पैसा इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, ये भी चीज़ हो सकती है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी डिस्प्यूट रहेगा तो आप अथॉरिटी के पास जा सकते हो, वो आपका रिजॉल्व करके देंगे एज सून एज पॉसिबल। सम अदर बेनिफिट्स ऑल्सो आर देयर, लाइक स्टैंडर्डाइजेशन और कारपेट एरिया of the carpet area. Before RERA, the manner by which a builder calculated the price of a project was not defined. रेरा के पहले जो कारपेट एरिया कैलकुलेट करते थे डेवलपर्स, वो डिफाइन नहीं था। बट हाउएवर विद द रेरा देर इज नाउ अ स्टैंडर्ड फार्मूला दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द कारपेट एरिया। रेरा आने के बाद में उन्होंने एक फार्मूला दिया कि भैया आपको अगर कारपेट एरिया कैलकुलेट करना है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करिए। दिस वे प्रमोटर्स कैन नॉट प्रोवाइड इन्फेक्टेड कारपेट एरिया। जो प्रमोटर्स है, डेवलपर्स हैं, वो आपको गलत कारपेट एरिया प्रोवाइड नहीं कर सकते। वो गलत चीज़ आपको गलत कम या फिर ज़्यादा या फिर XYZ कुछ भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते। उनको जो है, जो फॉर्मूले में बैठ रहा है उसको उनको उतना ही देना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बिल्डर। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी क्या होता है, बिल्डिंग डेवलपर के 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो समझ लो किसी 2 प्रोजेक्ट में लॉस हो गया, उससे डेवलपर इंसॉल्वेंट हो गया। अब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो इसीलिए जो रेरा अथॉरिटी है, अथॉरिटी क्या करती है, आपका अकाउंट डिटेल पहले ले लेगी, आप फंडिंग कहाँ से करने वाले हो वो भी वो पहले से देख लेगी कि भैया आप ये प्रोजेक्ट जो ले रहे हो या फिर जो करने जा रहे हो आप वो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आप कर पाओगे, आपका बैलेंस शीट या फिर जो कुछ भी है, आपका अकाउंट डिटेल इतना है, ऐसा है कि आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो, तभी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होगा। मोस्ट प्रमोटर्स, देखते हैं इसमें क्या है, मोस्ट प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स
tends to have multiple projects being developed at the same time. Earlier, developer were allowed to move funds raised from the one project to another. पहले डेवलपर अलाउड थे कि भैया ये प्रोजेक्ट का जो फंड है आप दूसरे प्रोजेक्ट में डाल सकते हो, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल विथ रेरा. रेरा के साथ में क्या हुआ, सिंस 70% ऑफ द फंड रेज्ड need to be deposited in a separate bank account, these funds can be withdrawn only after certification by an engineer, a chartered accountant and an architect. रेरा क्या करता है पता है आपको? रेरा अभी एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाता है और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से लेके आपका जो पैसा आने वाला है या फिर आपके जो फंड्स हैं वो आपको वो अकाउंट में डलवा देंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे कि वो अकाउंट में पैसा जाने के बाद आपको उसमें से क्लियरेंस भी तभी मिलेगा जब आपके पास क्लेरिफिकेशन होगा. किसके पास से? इंजीनियर के पास से, सीए के पास से, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास से और आर्किटेक्ट के पास से. जब रेरा को ये लगेगा कि हाँ अब इनको इस प्रोजेक्ट में इनको ये इतने पैसों की ज़रूरत है, तभी रेरा उस अकाउंट में से आपको पैसा रिलीज़ करेगी या फिर रिलीज़ करने का परमिशन देगी. थर्ड वन है एडवांस पेमेंट. एज पर द रूल अ बिल्डर कैन नॉट टेक मोर देन 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम द बायर एज एन एडवांस और एप्लीकेशन फ़ी. अगर आप घर खरीदने जा रहे हो डेवलपर के पास, तो डेवलपर आपसे जो उस प्रोजेक्ट का या फिर उस फ्लैट का जो वैल्यू है 10% से ज़्यादा आपसे नहीं ले सकता. तो जो इनिशियल पेमेंट होता है वो 10% होता है. अगर आपने 1 करोड़ का घर लिया है तो आपको 10 लाख रुपए से ज़्यादा आपसे डेवलपर नहीं मांग सकता इनिशियल स्टेज पे. मैंने आपको बताया ना, अब एग्रीमेंट्स भी होते हैं तो वो ऐसे होते हैं कि इतनी चीज़ कंप्लीट होगी तो इतना पैसा, इतना कंप्लीट होगा तो इतना पैसा, फिर इतना कंप्लीट होगा तो इतना पैसा और पूरा कंप्लीट होगा तो पूरा ख़त्म, ऐसे चलता है. सो एडवांस पेमेंट भी आपसे 10% से ज़्यादा नहीं ले सकते. नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू द बायर्स इन केस ऑफ एनी डिफेक्ट्स. बायर का क्या राइट है अगर कुछ डिफेक्ट हो रहा है तो? विद इन 5 years ऑफ पोजीशन, इफ देयर इज एनी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट और प्रॉब्लम इन द क्वालिटी, द बिल्डर हैज़ टू रेक्टिफाई दीज डैमेजेस विद इन 30 days एट नो कॉस्ट टू द बायर. अगर बिल्डिंग में, अगर समझ लो ये फ्लैट लिया मैंने और ये फ्लैट में आज मैंने ख़रीदा डेवलपर से और 2 महीने के बाद में क्रैक आ गया, यहाँ पे क्रैक आ गया. अब क्रैक आ गया तो इसको रिजॉल्व करके बना के कौन देगा? तो विद इन 5 years, विद इन अ स्पैन ऑफ 5 years आप कभी भी अगर आपके पूरे फ्लैट में या फिर बिल्डिंग में या फिर प्रोजेक्ट में कोई भी डिफेक्ट आता है तो आप सीधा रेरा को अप्रोच कर सकते हो. डेवलपर जो है उनको विद इन 30 days आपको वो जो क्रैक है या फिर जो कुछ भी है वो आपको रिपेयर करके देंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट. नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट टू बी पेड इन केस ऑफ डिफॉल्ट. प्रायर टू द रेरा, इफ द प्रमोटर डिलेड possession to the property of the property, the interest paid to the buyer was much lower than if the buyer delayed payment to the promoter. This has changed with the RERA and both parties have to pay the same amount of the interest. रेरा ने क्या किया कि जैसे आप बायर हो, मैंने आपको क्या बताया, हर एक स्टेज पे आपको पैसा देना है. अगर आपने वो स्टेज पे पैसा देने से चूक गए तो भैया आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. लेकिन अगर डेवलपर वो उतना स्टेज पे आने से चूक गया तो डेवलपर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बायर्स को. ये वाइस वर्सा है, सेम इंटरेस्ट है दोनों के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है बायर्स राइट इन केस ऑफ फॉल्स प्रोमिसेस. इफ देयर इज अ mismatch in terms of what was promised by the builder and what was being delivered, the buyer is entitled to full refund of the amount that was paid as advance. At the time, the builder may have to provide interest on the amount as well. तो भैया क्या है इसमें कि अगर समझ लो आपने घर खरीदा, आपको दिखाया बिल्डर ने ऐसा 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 मिलेगा और बिल्डर ने दे दिया कुछ अलग ही तरीके का, तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधा अप्रोच करो अथॉरिटी को कंप्लेंट के थ्रू. अथॉरिटी क्या करेगी, आपको पूरा रिफंड दिलाएगी, साथ में आपको उस पैसे का इंटरेस्ट भी दिलाएगी कि भैया आपने दिखाया कुछ और आप बेच कुछ और रहे हो.
तो मैंने आपका एडवर्टीजमेंट वाला जो पॉइंट आया था, इसीलिए अभी जो डेवलपर्स हैं वो दिखाते ही वही हैं जो उनके पास है, वो ऐसा कुछ नहीं दिखाते, ऐसा कुछ नहीं बताते जो उनके पास नहीं है। नहीं तो क्या होगा, अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया तो उनको पूरा रिफंड करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू क्लेम द कंपनसेशन इफ एट द टाइम ऑफ पोजेशन the buyer discover that there is a defect in the title of the property, the buyer can claim compensation for the promoter. There is no limit to this amount. जैसे आपने घर खरीदा, घर खरीदने के बाद में आपको पोजीशन मिला तो आपको पता चला कि अरे ये तो डेवलपर के नाम पे था ही नहीं, ये प्रॉपर्टी डेवलपर की थी ही नहीं, या फिर जिसने मुझे बेचा है उसकी थी ही नहीं, तो आप रेरा में जा सकते हो और आप कंपनसेशन क्लेम करोगे। और इस कंपनसेशन का कोई लिमिट नहीं है, आप 2 करोड़ मांगो, 10 करोड़ मांगो, 50 करोड़ मांगो, 100 करोड़ मांगो, जो मांगना है आप वो मांगो। तो आपको इतना राइट दिया हुआ है रेरा ने। राइट टू इन्फॉर्मेशन, द बायर हैज़ राइट टू नो ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, दिस इंक्लूड्स प्लान रिलेटेड टू द लेआउट, एग्जीक्यूशन एंड द कंप्लीशन स्टेटस। ये सारी चीज़ों का राइट है किसके पास, सारी चीज़ों को जानने का राइट है बायर के पास। ग्रीवियंस रिड्रेसल, जो मैंने आपको बता दिया, जो भी आपको तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगा, ग्रीवियंस होगा, आप अथॉरिटी के पास जा सकते हो, आपको क्लियर करके देंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ डू आई इंश्योर दैट अ प्रॉपर्टी इज रेरा कंप्लेंट। सो इफ द एरिया ऑफ अ प्रॉपर्टी is more than 500 square meter, the builder should register its under the RERA Act। मैंने आपको क्या बताया कि अगर 500 स्क्वायर मीटर से बड़ा प्लॉट है तो रेरा के अंदर रजिस्टर करना कंपलसरी है। बिफोर लॉन्चिंग और एडवर्टाइजिंग अ प्रोजेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, builder must provide proof that 70% of the total payment has been deposited by them into a escrow account instead of using it for some other investment। तो मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपर है उनका एक अलग अकाउंट बनता है और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितना भी फंड लगने वाला है, एटलीस्ट 70% जो फंड है वो उनको उस अकाउंट में डालना पड़ता है, और वो उसमें से तभी रिलीज़ होता है, किसके क्लियरेंस से, आर्किटेक्ट के, इंजीनियर से और चार्टर्ड अकाउंटेंट के। इन ये लोग जब क्लियरेंस देते हैं या फिर ये लोग जब बोलते हैं कि अब अथॉरिटी को कि भैया आप पैसा निकालो क्योंकि उस प्रोजेक्ट में ज़रूरत है, तो प्रोजेक्ट में से वो उस अकाउंट में से पैसा निकलता है। बिल्डर मस्ट गेट ऑल नेसेसरी कंसेंट बिफोर एडवर्टाइजिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, डिस्काउंट्स फॉर अर्ली ब्राइड बुकिंग एंड प्री लॉन्च ऑफर विल नॉट बी देयर एनी मोर। तो वही सारी चीज़ें हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कि भैया आपको कैसे एडवर्टाइज़ करना है, कैसे नहीं करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, कितना सच बोलना है, कितना झूठ बोलना है, ये सारी चीज़ों को रेगुलेट कौन करता है, रेरा अथॉरिटी। तो ये पूरा टॉपिक रेरा के ऊपर था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।